हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं कौशल सारस्वत, फैकल्टी ऑफ फिज़िक्स आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, फैकल्टी ऑफ साइंस आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइव हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कमेंट्स करेंगे और मुझे बताएँगे क्या मेरी वॉइस और वीडियो दोनों एकदम क्लियर हैं या नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग हर रोज़ की तरह क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस। और अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि होली जो है चल रहा है, होली का जो पर्व है, उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ इन एडवांस मेरी तरफ से। तो एक्चुअली मैं अपने घर पे आया हुआ हूँ, अपने गाँव में आया हुआ हूँ, तो अभी मैं आपकी जो आने वाले संडे तक जो आपकी क्लासेस हैं, उनको मैं बोर्ड से नहीं ले पाऊँगा। मैं आपकी क्लासेस बाई पेन टैब यानी कि इसी मोड में मैं आपकी क्लासेस यहाँ पर ले पाऊँगा। आई होप कि आपको उतना ही आनंद, उतनी ही लर्निंग, उतनी ही चीज़ें यहाँ पर पढ़ने को और सीखने को मिलेंगी, ठीक है ना? तो कोई भी मेरे ख़्याल से डिफ़रेंस यहाँ पर नहीं है। तो होली को आप मनाएँ बढ़िया तरीके से, कल आपकी होली है, तो होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। और कल होली के पर्व पे भी मैं आपको क्लासेस यहाँ पर कंटिन्यू हर रोज़ शाम को अपने सेशन में 8 बजे से लेकर के साढ़े 8 बजे सिर्फ आधे घंटे की हम क्लास करेंगे इन 2-3 दिन में। ज़्यादा देर तक हम क्लास नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग भी एन्जॉय करिए, ठीक है ना? रंगों के साथ में, फैमिली के साथ में एन्जॉय करिए। एंड आफ्टर द वेकेशन ऑफ होली हम लोग फिर से वही अपने बोर्ड के मोड से ही आपकी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ पे भी उतना ही अच्छा फ़ील होगा जितना आपको बोर्ड पे फ़ील होता है, राइट? चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप में से जो भी स्टूडेंट हमारे फॉलो कर रहे हैं सीटेट 2023 को, या उसके साथ में जो स्टूडेंट हमारे यूपी से हैं, यूपी टेट, हरियाणा वाले हरियाणा टेट को, एमपी टेट, सुपर टेट, टेट या डी ट्रिपल एस बी, केबीएस, एनबीएस, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर इसको लाइक कर रहे हैं, ठीक है? और इट मीन्स जिस एग्ज़ाम की भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आप यहाँ पर साइंस को पढ़ सकते हैं क्योंकि साइंस का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। थोड़ा-सा डिफरेंस आपके क्वेश्चन्स के लेवल में रहता है, तो वो हम यहाँ पर उनको भी देखते रहते हैं। बाकी आप मेरे बारे में जानते ही हैं, मेरा नाम है कौशल के सारस्वत, ठीक है? करंटली आई एम रिसर्च स्कॉलर एट बीएच। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए वो यहाँ पर ये वाला है। आपसे बोला जा रहा है फाइंड द ऑड वन। आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से आपको अलग पहचानना है, यानी कि 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं और आपसे यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि ये जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से अलग कौन-सा है, ऑड कौन-सा है? यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक इनमें से अलग है 4 में से, तो 3 आपके सेम होंगे, ठीक है ना? 3 आपके ऐसे हैं जो आपके एक जैसे यहाँ पर होंगे, ठीक है ना? जैसे अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर है आपका मार्बल, फिर है आपका चॉक, फिर है आपका लाइमस्टोन, फिर है आपका स्लिग लाइम, ठीक है ना? तो देखो, अगर हम इन सभी में अलग की बात करते हैं, डिफरेंट की बात करते हैं, तो वो हमारा क्या होगा? जैसे सर, अगर मार्बल की बात करो आप, चॉक की अगर आप यहाँ पर बात करते हो, या फिर आप लाइमस्टोन की यहाँ पर बात करते हो, या फिर आप लोग यहाँ पर बात करते हो किसकी, स्लेक्ड लाइम की बात करते हो, ठीक है ना? तो देखो, मार्बल के अंदर भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 जो होता है, ठीक है ना? यानी कि अगर हम एक तरीके से बात करें तो इसके अंदर भी आपका कैल्शियम होता है, ठीक है ना? इसके अंदर भी आपका क्या होता है, कैल्शियम इसके अंदर होता है। सेम चौक के अंदर भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 आपका इसके अंदर पाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं लाइमस्टोन, चूना पत्थर के अंदर भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। यानी कि इन तीनों के अंदर सिमिलरिटी ये है कि इन तीनों के अंदर आपका कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो ये तो आपके अलग नहीं हुए सर। अलग आपका होगा तो वो है आपका कौन, स्लेक्ड लाइम। यानी कि जो इसका ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्लेक्ड लाइम, भुजा हुआ चूना। सर, चूना भी ना 2 तरीके का होता है, एक होता है बिन बुझा चूना और एक होता है बुझा हुआ चूना, ठीक है ना? तो सर, स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला होता है आपका CaO, ठीक है ना? इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना? और एक होता है आपका CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना? एक होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ये आपका कब बनता है सर? ये आपका तब बनता है, आपने कलई वर्ड सुना है? आपने गाँव में, अगर आप लोग गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, अगर आप में से कोई भी, तो आपने एक वर्ड सुना होगा कलई। सर, कलई का मतलब समझते हो? एक तरीके से जो सफेदी होती है, उसमें अगर हम पानी मिलाते हैं, अगर आप कलई में जब पानी मिलाते हो तो उसमें से थोड़ी-सी हीट निकलती है। तो उस केस में आपका ये बनता है, क्योंकि कलई का मतलब क्या है, एक तरीके से कैल्शियम प्लस आप यहाँ पर क्या करते हो, H2O जब आप मिलाते हो तो आपका यहाँ पर बन जाता है CaO
आप इनको बैलेंस कर लेते हो तो होल ट्वाइस है S2 है, वो भी आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक केमिकल रिएक्शन है सर। सर ये एक यहाँ पर क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और आप लोग एक बात यहाँ पर जानते हैं, आप लोग यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में आपकी जो एटॉमिसिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ऑलवेज फॉलो द, यानी कि जो आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं, आपकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, वो हमेशा क्या करती हैं, ऑलवेज ऑलवेज फॉलो द ऑलवेज फॉलो द एटॉमिसिटी, ठीक है ना। यानी एटॉमिसिटी समझते हो आप, हिंदी में सर इसको बोलते हैं परमाणुकता। परमाणुकता का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय द ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व, यानी कि जो ब्लॉटिंग पेपर्स होते हैं, ठीक है ना, जो ब्लॉटिंग पेपर आपके जो होते हैं उसके द्वारा जो स्याही का अवशोषण किया जाता है, जो उसको वो सोख लेता है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो विस्कोसिटी ऑफ इंक यानी कि श्यानता पर काम करता है वो, ठीक है ना, या फिर कैपिलरी एक्शन यानी कि केशिकात्व पे काम करता है। हिंदी में इसको केशिकात्व बोलते हैं, ठीक है ना। केशिकात्व पर के सिद्धांत पर वो काम करता है। क्या वह केशिकात्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ इंक थ्रू द ब्लॉटिंग, यानी कि ब्लॉटिंग के थ्रू इसका क्या है, विसरण। विसरण आप समझते हो सर, विसरण का मतलब होता है एक तरीके से बहाव। बहाव मतलब समझ रहे हो, बहाव का मतलब होता है रिसना। रिसना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, इसको बोलते हैं विसरण। तो क्या वहां पर ब्लॉटिंग पेपर पर इंक का विसरण होता है जिसकी वजह से वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि अवशोषित कर लेता है, या फिर साइफन ट्यूब, या फिर साइफन ट्यूब, ठीक है ना। तो आप बताइएगा, साइफन ट्यूब भी हमारा इसी एक्शन पर काम करता है। आइफन साइफन एक्शन यानी साइफन सिद्धांत पर ये हमारा कार्य करता है। तो आप जितने भी लोग लाइव हैं प्लीज मुझे इस बात का जवाब देंगे, इसका सही जवाब हमारा क्या होगा। आप लोग जानते हैं एक मिट्टी के तेल का दिया होता है, शायद अगर आप लोगों में से किसी ने भी इससे पढ़ाई की हो, लैंप और मिट्टी के तेल का दिया होता है इस तरीके से कुछ, ठीक है ना। ये इसकी ये उजाला दे रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से इसमें मिट्टी का तेल इसके बोतल के अंदर भरा हुआ है, ये वाला, ठीक है ना। ये इस तरीके से मिट्टी का तेल इसके अंदर भरा हुआ है। तो ये यहाँ से क्या होता है, जो ऑयल होता है वो इसके इस साइड से इसके ऊपर तक पहुँचता है, तो इसके अंदर सर केरोसिन होता है। तो ये जो यहाँ पर केरोसिन होता है वो भी हमारा कैपिलरी एक्शन पे ही काम करता है, वो भी हमारा किस पे काम करता है, कैपिलरी एक्शन पे ही वो काम करता है। और जब भी हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो भी हमारा कैपिलरी सिद्धांत पे काम करता है। फिर कैपिलरी का एक सिद्धांत ये भी होता है कि जो हमारा हाइट होता है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कैपिलरी। इट मीन्स दैट कि जो हमारी कैपिलरी होती है उसकी रेडियस कम से कम होती तभी वो एक ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ पाएगा। तो दिस इज द लॉ ऑफ कैपिलरी एक्शन, दिस इज द लॉ ऑफ कैपिलरी एक्शन, दिस इज द लॉ ऑफ कैपिलरी एक्शन, ठीक है ना। दिस इज द लॉ ऑफ कैपिलरी एक्शन, ठीक है ना। आपका जो सही जवाब है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला। तो ब्लॉटिंग पेपर जो है वो इसको सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है, वो भी हमारा कैपिलरी एक्शन पे काम करता है, राइट। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है द मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट इज, यानी कि जो हमारा दंड चुंबक होता है, जो हमारा बार मैग्नेट होता है, जो हमारा क्या होता है बार मैग्नेट होता है, उसके सेंटर पे अगर हम उसके सेंटर पर अगर हम मैग्नेटिज्म की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो वो हमारा क्या होता है, मिनिमम बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा होता है, जीरो होता है, या फिर मैक्सिमम और मिनिमम कुछ भी हो सकता है। हाँ भाई, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जब भी मैग्नेट से रिलेट आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और सिंपली अगर आपसे डायरेक्टली यहाँ पर बार मैग्नेट की बात की जा रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात पता होना चाहिए व्हाट इज द ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द बार मैग्नेट, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर बार मैग्नेट की बात करते
अगर हम यहाँ पर बार मैग्नेट की बात करते हैं, दंड चुंबक की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो ये हमारा बार, ये हमारा यहाँ पर क्या है, बार मैग्नेट है। दिस इज एन एंड दिस इज एन एस, हमारा क्या हो गया यहाँ पर, बार मैग्नेट हो गया, और ये इसका क्या हो गया, सेंटर। ठीक है ना, ये यहाँ पर क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया। और इसके सेंटर की वजह से अगर मैं देखता हूँ, देखो इसके अंदर जो फील्ड लाइंस होती हैं, इनकी डायरेक्शन आपकी आउटसाइड, जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, और ये हमारा क्लोज लूप बना रही है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। और ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं जो इसके नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही हैं, इनकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ है, लेकिन सर इनका जो एंड है वो हमारा कहाँ पर हो रहा है, साउथ पोल पर इनका एंड हो रहा है। बट दिस एक्शन इज फॉलो इन आउटसाइड ऑफ दिस मैग्नेट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आउटसाइड ऑफ मैग्नेट, outside of magnet the direction of magnetic field lines from north to south। और अगर हम बात करते हैं इनसाइड, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनसाइड ऑफ मैग्नेट, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनसाइड ऑफ मैग्नेट, तो वो है हमारी साउथ टू नॉर्थ। ठीक है ना, वो है हमारी यहाँ पर साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, एक और बात, अगर हम यहाँ पर, हमारा क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपकी जो दोनों एंड्स हैं, चाहे वो आपका नॉर्थ हो या फिर आपका साउथ, यहाँ पर वो मैक्सिमम होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, मैक्सिमम एट द एंड्स, एट द at the ends of the magnet, at the ends of the magnet। ठीक है ना, बट अब हम इसके सेंटर की बात करते हैं। देखो अगर सर मैं इसके सेंटर पे बात करूँ, सेंटर पर जितनी ये लाइन जा रही उतनी ही आ रही, तो यहाँ पर रिजल्टेंट हमारा शून्य हो जाएगा। तो सेंटर पर जो हमारा रिजल्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो हमारा 0 होता है, और मैक्सिमम होता है हमारे कहाँ पर, दोनों एंड्स पर। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला 0 हमारा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which geosynchronous satellite launch vehicle was used by ISRO to launch Chandrayaan-2 spacecraft। देखो ये आपका एक तरीके से करंट अफेयर का क्वेश्चन भी हो जाता है, या फिर हम बात करें कि हमारा टेक्नोलॉजी से ये आपका क्वेश्चन, साइंस एंड टेक में। तो टेक्नोलॉजी का आपका क्वेश्चन है, विच जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वाज यूज्ड टू इसरो टू लॉन्च द चंद्रयान-2 स्पेसक्राफ्ट। चंद्रयान-2 अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए इसरो द्वारा जिस जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जो उपयोग किया गया था, उसका नाम क्या था। क्योंकि देखो ये है हमारे GSLV, ये हमारे उन स्टैंड्स के नाम है, ये हमारे उन व्हीकल के नाम है, बट ये हमारा क्या है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल GSLV। लेकिन इसमें हमारे MK3 M1 का यूज किया गया था, या MK2 M2 का यूज किया गया था, MK4 M8 का यूज किया गया था। तो ये आपको बताना है, तो ये काफी अच्छा और एक तरीके से स्टैटिक जी के टाइप का आपका क्वेश्चन है, जो आपको याद होना चाहिए कि अगर चंद्रयान-2 की सफलता या इंडिया के लिए एक बहुत वो नई चीज थी, या फिर वो बहुत अच्छी एक उड़ान थी हमारे लिए, ठीक है ना, तो उसमें जो हमने चंद्रयान-2 के लिए जो हमने यूज किया था व्हीकल, जो हमने लॉन्च व्हीकल जो यूज किया था, उसका नाम क्या था। ठीक है ना, तो सर उसका नाम था हमारा, हाँ भाई उसका नाम क्या था हमारा, GSLV MK3 M1। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, सिर्फ एक स्टैटिक जी के टाइप का आपका क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप पढ़ेंगे। इट इज मोर डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंडी रोड देन ए कंक्रीट रोड, बिकॉज क्वेश्चन आपका ये है कि जब आप एक कंक्रीट रोड पे चलते हो, देन आप एक सैंडी रोड पे चलते हो, तो वहां पर चलना काफी मुश्किल हो जाता है। इट इज मोर डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंडी रोड, यानी कि जहां रेत ज्यादा होती है वहां पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि आप एक कंक्रीट वाले रोड पर चलते हो उसकी तुलना में। ठीक है, ऑप्शंस आपके आज सामने यहाँ पर है। ऑप्शन ए कहा जा रहा है सैंड इज सॉफ्ट एंड कंक्रीट इज हार्ड, क्योंकि रेत नरम होता है और कंक्रीट कठोर, ये कारण हो सकता है।
बी ऑप्शन है आपका द फ्रिक्शन बिटवीन सैंड एंड फीट इज लेस देन द बिटवीन कंक्रीट एंड द फीट। थर्ड ऑप्शन है आपका द फ्रिक्शन बिटवीन सैंड एंड फीट इज मोर देन द बिटवीन कंक्रीट एंड फीट, यानी रेत और पैरों के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है वो कंक्रीट और पैरों के बीच में जो भी घर्षण बल लग रहा है उनके बल से कम है। क्योंकि कहां पर कम लग रहा है, कंक्रीट पे कम फ्रिक्शन लग रहा है और सैंड में रेत में ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है। क्या ये कारण हो सकता है? डी ऑप्शन है आपका यहाँ पर द सैंडी इज ग्रेनी बट कंक्रीट इज स्मूथ, रेत दानेदार होता है लेकिन कंक्रीट चिकनी होती है। क्या ये कारण हमारा हो सकता है? तो कौन इसका सही जवाब देंगे? हाँ भाई देखो, सबसे पहली बात है कि जब यहाँ पर हम लॉजिकल वे में बात करेंगे तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आनी चाहिए कि सर यहाँ पर जो भी बातें हमारी हो रही हैं वो कहीं ना कहीं एक लॉजिकल वे में बात हो रही है। लॉजिकल का अगर हम मतलब समझें तो हम यहाँ पर साइंस की बात करेंगे। ठीक है सर, साइंस की बात यह है। तो साइंस में जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो सर फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन मतलब एक तरीके से हिंदी में तो होता है इसका मतलब घर्षण। सबसे पहली बात साइंस की घर्षण की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये हमेशा दो चीजों के बीच में लगता है, दो वस्तुओं के बीच में लगता है, दो सतहों के बीच में आपका ये कार्य करता है। कौन? फ्रिक्शन। इट मीन्स दैट जब कोई गाड़ी चल रही है उसके टायर और रोड के बीच में अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो देयर आर टू थिंग्स आर प्रेजेंट, वन इज टायर एंड सेकंड वन इज रोड। रोड और टायर के बीच में आपको फ्रिक्शन लगेगा। देन वी आर राइटिंग नाउ, तो द फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिटवीन द निब ऑफ दिस पेन एंड द स्लेट ऑफ माई टैब। सो इनके बीच में क्या है? फ्रिक्शन लग रहा है। वी आर वॉकिंग देन ए इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फ्रिक्शन इज डन। ओके, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि उन फ्रिक्शंस की प्रॉपर्टी क्या है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रिक्शन दैट डिफाइन द नेचर ऑफ फ्रिक्शन। ओके, हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पर इस चीज को लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर हम इस चीज को लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। द प्रॉपर्टी ऑफ surfaces, the property of surfaces define the friction, define the, ठीक है। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, द फ्रिक्शन बिटवीन सैंड एंड फीट इज मोर देन द बिटवीन कंक्रीट एंड द फीट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SRSS-1 सैटेलाइट वाज लॉन्च बाय विच कंट्री, यानी कि SRSS-1 एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट है जो किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। हाँ भाई, तो बताइएगा। इंडिया के पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तीनों ही, और हो सकता है इंडिया ने भी इसको लॉन्च किया हो। तो इसका जवाब आपको देना, और ये भी आपका एक स्टैटिक जीके टाइप का क्वेश्चन है। और सर इसका सही जवाब है आपका भूटान। तो भूटान ने ही इस उपग्रह को लॉन्च किया था जिसका नाम है आपका SRSS-1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, of the following which of the following properties of wave that is independent one of the other, यानी आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये जो चार ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आयाम, वेग, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, ये चारों ही ना वेव की प्रॉपर्टी है। ये चारों ही जो यहाँ पर आपको दी गई हैं, दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। जब यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ वेव दी गई हैं और आपसे बोला गया है कि इन चारों में से कौन सी एक प्रॉपर्टी आपकी ऐसी है जो बाकी की तीन से एक इंडिपेंडेंट है, अलग है, डिफरेंट है, ये यहाँ पर आपको बताना। एम्पलीट्यूड आपका सभी से अलग है, या फिर वेलोसिटी आपका अलग है, या वेवलेंथ आपका अलग है, या फिर फ्रीक्वेंसी आपका अलग है, ठीक है। देखो, जब भी यहाँ पर वेव की बात आती है, जब भी यहाँ पर वेव की बात आती है, तरंग की बात अगर आपकी यहाँ पर आती है, तो हमारे पास में तीन चीजें होती हैं और उन तीनों चीजों को मिलाकर के एक फॉर्मूला बनता है, दिस इज v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। जब हमारा फॉर्मूला यहाँ पर बनता है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो यहाँ पर इन तीनों में एक रिलेशन होता है सर, दिस v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, दिस v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी यानी कि वेग हमारा यहाँ पर आ गया, फिर दिस f इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, दिस f इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी एंड दिस लैम्डा इज इक्वल्स टू वेवलेंथ, ठीक है। इन तीनों के बीच में यहाँ पर एक रिलेशन है, बट देयर इज नो रिलेशन विद दिस थिंग्स विद द एम्पलीट्यूड। एक्चुअली एम्पलीट्यूड का जो रिलेशन होता है सर, वो हमारा इंटेंसिटी के साथ में होता है। जब भी हम इंटेंसिटी की यहाँ पर बात करेंगे, जब भी हम लाउडनेस की यहाँ पर बात करेंगे,
तब यहाँ पर एक रिलेशन होता है, क्योंकि दिस L इज इक्वल टू आई अपॉन आई नॉट, और ये लॉग में होता है। मैं यहाँ पर थोड़ा इसको रफ करता हूँ, इरेज करते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पर लाउडनेस की बात करते, अगर हम यहाँ पर किसकी बात करते, हाँ ठीक है, अगर हम यहाँ पर लाउडनेस की बात करते, दिस लाउडनेस दैट इज इक्वल टू 20, दिस इज लॉग ऑफ, दिस इज आई अपॉन आई नॉट एंड दिस इज बेस, दिस इज द लाउडनेस। ठीक है, सो इनका बीच में आपके अपने आप में एक रिलेशन होता है, बट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज थ्री टर्म्स विद द एम्पलीट्यूड, सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वाला, क्योंकि एम्पलीट्यूड के साथ में इनका कोई भी रिलेशन नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ 2020 जीसैट, ठीक है, जी सैट 30 वॉज सक्सेसफुली लॉन्च इज ए, यानी कि इंडिया ने अपना सबसे पहला एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया था। किस काम के लिए लॉन्च किया था, जिसका नाम था जी सैट 30। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए इसको यूज किया था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए इसको यूज किया था, या स्पाई सैटेलाइट के लिए इसको यूज किया गया था, या फिर मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। किस सैटेलाइट को यूज लॉन्च किया गया था 2020 में जी सैट 30 को? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, स्पाई सैटेलाइट, या फिर मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट? हाँ जी, तो सर ये भी आपका एक क्या है, एक स्टैटिक जी के टाइप का क्वेश्चन है, और आपको पता होना चाहिए कि जो जी सैट 30 था, तो जी सैट 30 जो हमने यानी कि इंडिया ने जो सबसे पहला जो सैटेलाइट जो यहाँ पर लॉन्च किया था सर, उसका काम था, उसको बोला गया था कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्स इज द यूनिट ऑफ, लक्स इज द ऐसा यूनिट ऑफ, लक्स जो होता है वो किसका ऐसा यूनिट है? इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, ल्यूमिनियस एफिशिएंसी, या ल्यूमिनियस फ्लक्स, या फिर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी? लक्स इज द एसआई यूनिट ऑफ, लक्स किसका एसआई यूनिट है? ठीक है, लक्स, लक्स, बेल, डेसिबल, ये यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे लक्स यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, बेल और डेसिबल दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारी, देखो बेल की बात आती है, दिस इज द लाउडनेस ऑफ साउंड, दिस इज द लाउडनेस ऑफ साउंड, ये आपका लाउडनेस ऑफ साउंड है, यानी ध्वनि की तीव्रता की यहाँ पर बात हो रही है, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता की आपकी यहाँ पर बात हो रही है। लक्स जो है वो आपका क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। आप इसका मतलब समझ रहे हैं सर? इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह है कि पर यूनिट सेकंड, पर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एनर्जी के निकल रहे हैं। द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट कम्स आउट पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड, दैट इज कॉल्ड लक्स, ठीक है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं द नंबर ऑफ, photons comes out, the number of photons comes out from the, from a source, the number of photon comes out from a source per unit area, per unit area, per unit time, per unit area, per unit time. So that is called your intensity of illumination, right? So the correct option is option number, right? Next question is that on a rainy day, a small oil film on water show brilliant colors. This is due to, यानी बरसात के दिनों में पानी पर छोटी तेल की फिल्में शानदार रंग दिखाई देती हैं, इसका कारण क्या होता है? देखो मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। डिस्पर्जन मतलब वर्ण विक्षेपण या सिर्फ विक्षेपण आप यहाँ पर बोल सकते हो। इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना, या फिर डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन आप इसको बोल सकते हो, या फिर पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण आप इसको बोल सकते हो। देखो ध्रुवण की बात जब भी हम करते हैं, ध्रुवण का मतलब होता है कि हमारे पास में कोई एक निकोल प्रिज्म है, हम इस पर कोई भी एक व्हाइट लाइट डालते हैं, वो अपने दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी, ठीक है। सो दैट इज योर पोलराइजेशन। विवर्तन क्या होता है? हमने एक यहाँ पर क्या डाली, एक लाइट हमने यहाँ पर डाली और उसके कॉर्नर से टकराते हुए इस तरीके से चली, एक कॉर्नर से टकरा के चली गई, दैट इज डिफ्रैक्शन।
इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस हमारा होता है कि हमारे पास में दो वेव्स हैं, एक वेव हमारी ये वाली है, एक वेव हमारी ये है, दूसरी वेव हमारी ये है। इन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, हमें इन दोनों को मिला करके कंबाइंड वेव आपकी यहाँ पर बना दी। ये जो कंबाइंड वेव है, अगर ये दोनों सेम फेज में है तो हमें एक ज्यादा एम्पलीट्यूड का वेव मिलेगा रिजल्टेंट। अगर वो अपोजिट में है तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बट वो किसी भी एक एंगल पर है तो वो कम हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो इस केस में ये कलरफुल दिखाई पड़ेगा, इस केस में ये कलरफुल दिखाई पड़ेगा, जैसे मोर के पंख, ठीक है ना, मोर जब नाचता है तो मोर मोर के पंख जो कलरफुल दिखाई पड़ते हैं, तो वो आपका इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल है। पानी पर आपने मिट्टी का तेल डाल दिया, कोई भी ऑयल डाल दिया और वो चमक रहा है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर भी जो आपका सवाल पूछा गया है वो भी आपका इंटरफेरेंस है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा इंटरफेरेंस। बट डिस्पर्जन क्या होता है कि बारिश पड़ी, बारिश की बूंदें जो है वो एक प्रिज्म की तरह काम करेंगी और जैसे इस पर कोई भी लाइट जाएगी तो अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाएंगी, और इनको हम लोग बोलते हैं विवग्योर। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? विवग्योर। तो आपका सही जो जवाब है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, इंटरफेरेंस इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कलरफुल की बात की गई है, वो भी कब? जब तेल की बूंद की बात, अगर यहाँ पर तेल की बूंद अगर वर्ड नहीं होता तो फिर आपका डिस्पर्जन यहाँ पर, राइट। Material of rain-proof coats and tents or their waterproof properties too, यानी रेन प्रूफ कोट और टेंट के लिए सामग्री में उनके वाटरप्रूफ जो गुण होते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी के कारण होते हैं? सरफेस टेंशन यानी कि वो पृष्ठ तनाव के कारण गुण होते हैं, या फिर वो श्यानता के कारण गुण आपके होते हैं, यानी कि या फिर वो विशिष्ट आपका क्या होता है, विशिष्ट गुरुत्व आपका वो यहाँ पर होता है, ठीक है ना, या फिर वो प्रत्यास्थ होता है, या फिर वो क्या होता है, प्रत्यास्थ आपका होता है। हाँ भाई, द मटेरियल फॉर द रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स ओन देयर वाटरप्रूफ प्रॉपर्टीज टू। देखो, अगर हम सिर्फ सरफेस टेंशन की बात करें तो व्हाट इज द सरफेस टेंशन एक्चुअली, जैसे आपने देखा होगा बाल्टी में आपने पानी फिल कर लिया और आपने उस बाल्टी में अपना हाथ ऐसे करके रखा और आप धीरे ऐसे करके हिलाओ, तो पानी की शेप इस तरीके से हिलती है। ऐसा नहीं है कि जिस रीजन में आपने हाथ रखा है सिर्फ वहीं पर पानी इस तरीके से बिहेवियर करेगा। पानी का अपना एक प्रॉपर रीजन है, एक वो एक बॉन्ड की तरीके से वहां पर बंधा हुआ है, that all the bonds are known as cohesive and adhesive if there are properties have a molecules are different properties, they are called adhesive force, and the same molecule are attached to each other, the attractive force, the force acts between them, that is called the cohesive force actually. Okay, so the cohesive and adhesive force are successfully work is done between the molecules, that is the property is called the surface tension. And second one is viscosity actually. So this viscosity is also a property of fluid, कि which one fluid have the how much density, हाउ मच, एक तरीके से बोले तो कितना उसमें गाढ़ापन है, डेंस है वो, कितना वो रेयर है। तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच इज डिफाइंड बाय द विस्कोसिटी। कौन सा द्रव, कौन सा तरल कितना ज्यादा गाढ़ा है, कितना हल्का है, वो विस्कोसिटी के द्वारा बताया जाता है। फिर है विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, इलास्टिक नेचर, आपने फोर्स लगा के किसी की तस्वीर बदल दी और फिर फोर्स आपने छोड़ दिया तो वो पहली सी स्थिति में आ गया, तो दैट इज द इलास्टिक नेचर। तो इसका सही जवाब है हमारा कौन सा? सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से ही पानी उसके अंदर नहीं जा पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नोबेल प्राइज, द 2019 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इज अवार्डेड टू द आकिरा योशिना और एम सेंटले विटिंगहम एंड जॉन वी गुडनफ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। यानी कि रसायन विज्ञान में 2019 में जो नोबेल पुरस्कार मिले थे वो अकीरा योशिनो और एम स्टेनली विंगस्टम एंड जॉन बी गुटेनफ को मिले थे, लेकिन उनको किस कार्य के लिए ये आपको नोबेल प्राइज दिया गया था? वन है आपका फॉर द डायरेक्ट एवोल्यूशन ऑफ एंजाइम्स, या फॉर द फेज डिस्प्ले ऑफ द पेप्टिसाइड एंड एंटीबॉडीज, for the optical tweezers and their applications of biological system, या for the development of lithium ion battery। तो ये आप सभी लोग जानते हो, केमिस्ट्री में लिथियम आयन बैटरी के लिए ही उनको क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है ना। आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ये कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। चलो
रडार इज यूज फॉर, यानी कि रडार जो होती है, एक तो आपको इसकी फुल फॉर्म जो है पता होनी चाहिए, ठीक है ना। रडार इज यूज एज, तो रडार का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, ठीक है ना। लोकेटिंग सबमरीन्स, यानी कि जो सबमरीन्स होती हैं उनके नीचे जो भी चीज दबी हुई होती है उनका पता लगाने के लिए, लेकिन इस केस में हम सोनार का यूज करते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का हम लोग इसमें यूज करते हैं, ठीक है ना। रिसीविंग ए सिग्नल और ए रेडियो रिसीवर, क्या इसका काम एक सिग्नल को रिसीव करना होता है। क्या लोकेटिंग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, इसका काम सिर्फ जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं उनको बताना होता है। या डिटेक्टिंग एंड लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज एरोप्लेन। तो यस एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि इसका काम देखो, अगर हम कोई चीज एयर में देख रहे हैं, अगर हम लोग किसी चीज को आसमान में स्काई में देखना चाहते हैं, देन वी विल यूज द रडार फॉर द डिटेक्टिंग एंड लोकेटिंग of the position of the object. But inside the water, if you want to see the if you want to know what is the position of the object which is submerged inside the water, we can use the sonar actually. And the sonar is basically work is on the what, the echo, the reflection of sound. Okay, तो ये इको पर हमारा काम करता है, प्रतिध्वनि पर ये काम करता है। अब इसको हिंदी में भी यहाँ पर याद रख सकते हैं, ध्वनि के लिए प्रतिध्वनि, इको पर ये हमारा काम करता है। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज नोन एज, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसको हम क्या कहते हैं। ऑडियो साउंड, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक। देखो, जब भी बात साउंड की आती है, जब भी बात यहाँ पर ध्वनि की आती है, तो ध्वनि तीन तरीके की होती है। एक तो होती है इंफ्रासोनिक, ठीक है ना, इंफ्रासोनिक, इसको हम लोग बोलते हैं अपश्रव्य। एक होती है सिर्फ ऑडिबल, इसको बोलते हैं श्रव्य। एक होती है अल्ट्रासोनिक, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पराश्रव्य, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पराश्रव्य। एक होते हैं सुपरसोनिक, ठीक है, वो आगे चली जाएगी। देखो, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है दैट इज इंफ्रासोनिक, 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से कम लेकिन 20 हर्ट्ज से ज्यादा ऑडिबल, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा 64,000 हर्ट्ज से कम दैट इज अल्ट्रासोनिक, 64,000 हर्ट्ज से जो भी ज्यादा होगी दैट इज सुपरसोनिक। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या आ जाएगा, इंफ्रासोनिक। और इसमें हमारे इंसेक्ट्स आते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि इस कैटेगरी में कौन आता है, इसमें जितने भी हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। इस ऑडिबल रेंज में आते हैं हमारे ह्यूमन बीइंग। इसमें हमारे कौन आते हैं, ह्यूमन बीइंग, मानव प्रजाति इसमें आती है। इसमें आती है ब्लू व्हेल, एलिफेंट, कैट्स, डॉग्स, ठीक है ना, ब्लू व्हेल, डॉग्स, कैट्स, ठीक है ना, एलिफेंट्स, डॉल्फिन्स, वो सभी हमारे इसी में आते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई थिंक आपको मजा आया होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। तो इसी तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चंस करते रहेंगे, और होली के इस अच्छे अवसर पे, होली के इस त्योहार पे, रंगों के इस त्योहार पे भी आपको एक क्लास पर डे यहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मस्ती से होली मनाइएगा, लेकिन ख्याल रखें अपना, आराम से। थैंक यू सो मच, टेक केयर।